दोस्तों, आज हम बात करने वाले जीएसटी के बिल में इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या होता है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस या किसी पार्टी को डिमांड करते हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। उस पर इनपुट जीएसटी के तौर पर टैक्स लिया जाता है। या रिमेम्बर के लिए बता दूं कि इन मतलब आना, यानी कोई चीज आती है तब इनपुट टैक्स लगता है। दूसरी तरफ आउटपुट की बात करें तो जो प्रोडक्ट आपने बेचने के लिए खरीदा है, आपने रॉ मटेरियल से किसी प्रोडक्ट को बना के बेच दिया या आप किसी पार्टी को सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की, तो वहाँ पर आउटपुट जीएसटी के तौर पर टैक्स लगता है जो हमें सरकार को देना पड़ता है। रिमेम्बर के लिए बता दूं कि आउट मतलब जाना, यानी कोई चीज जाती है तब आउटपुट टैक्स लगता है। अब अपने आईटीसी या फिर जीएसटी पेएबल के बारे में सुना होगा कि इस कंपनी ने आईटीसी लेने के लिए फेक बिल्स बना के फ्रॉड किया। अब ये आईटीसी क्या होता है? इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब कुछ मिनटों पहले हमने जाना था कि इनपुट जीएसटी किस पे लगता है, तो बस ये दोनों एक ही है। बात करें इसकी नेचर की तो इसे आप एसेट भी बोल सकते हो। और जीएसटी पेएबल के बारे में बात करें तो इसके नाम में ही पेमेंट है, मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे, किसे? तो सरकार को। ठीक है। इसका नेचर लायबिलिटी है। जैसे आईटीसी और इनपुट जीएसटी एक ही है, वैसे ही आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेएबल एक ही है। अब बात करते हैं डॉक्टर और कारपेंटर की। तो सिंपल टर्म में आईटीसी ये हमारी एसेट है, ये बढ़ती है तो डेबिट करो, घटती है तो क्रेडिट। ठीक जीएसटी पेएबल हमारी लायबिलिटी है, ये बढ़ती है तो क्रेडिट करो और घटती है तो डेबिट। बात करते हैं जीएसटी पेएबल और आईटीसी के रूल्स की। जब आउटपुट जीएसटी की अमाउंट इनपुट जीएसटी से ऊपर होगी, मीन्स आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, तो जीएसटी पेएबल आएगा। मतलब डेबिट आउटपुट, क्रेडिट इनपुट, और जो आउटपुट की रिमेनिंग अमाउंट बची होगी वो जीएसटी पेएबल में ऐड करेंगे, मतलब क्रेडिट जीएसटी पेएबल। और जब आउटपुट जीएसटी की अमाउंट इनपुट जीएसटी से कम हो, मीन्स आउटपुट इज लेस देन इनपुट, तो आईटीसी आएगी। मतलब डेबिट आउटपुट को, क्रेडिट इनपुट को, और इनपुट की जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो आईटीसी में ऐड करेंगे, मतलब डेबिट आईटीसी। और एक आईटीसी एडजस्टमेंट नाम से एक टर्म आती है। इसमें जब आउटपुट सीजीएसटी के अमाउंट सीजीएसटी के इनपुट को यूज करके भी आउटपुट अमाउंट रहती है, तो आप आईजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आउटपुट की अमाउंट बचती है तो उसे सीजीएसटी पेएबल में डालेंगे। जब आउटपुट एसजीएसटी के अमाउंट एसजीएसटी के इनपुट अमाउंट को यूज करके भी आउटपुट अमाउंट रहती है, तो आप आईजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आउटपुट की अमाउंट बचती है तो उसे एसजीएसटी पेएबल में डालेंगे। और जब आउटपुट आईजीएसटी के अमाउंट आईजीएसटी के इनपुट यूज करके भी आउटपुट अमाउंट रहती है, तो आप सीजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी आउटपुट अमाउंट रहती है तो एसजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आउटपुट अमाउंट बचती है तो उसे आईजीएसटी पेएबल में डालेंगे। तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैकवर्ड या पीछे लेकर नोट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ जर्नल एंट्रीज की। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट में जाना था कि जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है। आपने कई बार सुना होगा कि जब आप किसी पार्टी को अगले दिन, महीने या साल का पैसे देते हो और वो दिन, महीना या साल आने के बाद पैसे दिए ये दिखाते हो, यानी आपने किसी पार्टी या किसी को पहले से ही अगले समय का पैसा दिया हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल की बात करें तो शॉप का रेंट जो आपने पहले से ही पे किया, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पहले ही दे दी, किसी को मजदूरी या ब्याज पहले से ही दे दिया, मतलब जिस भी खर्चे को आपने पहले से ही पे किया उसे प्रीपेड कहते हैं। उसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जिस तारीख को पैसे दिए उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 अप्रैल को हमने पैसे दे दिए, तो डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंट 1000 रुपये और क्रेडिट कैश या बैंक। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस उस महीने का खर्चा होता है तो उसे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार डेबिट करेंगे, और रियल अकाउंट के रूल के अनुसार कैश या बैंक से पैसे दे रहे हैं तो उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का नेचर करंट एसेट है जो कि हमें अगले समय में काम आएगा। अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कैपिटल 50,000 रुपये है। इसमें करंट एसेट कैश जो 49,000 रुपये है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000 रुपये जो हमारी चालू महीने की एसेट है। और अगले महीने की एंट्री की बात करें तो जिस तारीख को पैसे दिए ये दिखाना है, उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। मान लो 1 मई को पैसे देने थे, वो आपने पिछले महीने के 1 अप्रैल को ही दे दिए, तो डेबिट एक्सपेंसेस अमाउंट 1000 रुपये और क्रेडिट प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने पहले से ही वो खर्चा दिया है, मतलब रियल अकाउंट के रूल के अनुसार हमारी एसेट यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रही है तो उसे क्रेडिट किया, और जो चालू महीने का खर्चा है उसे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार डेबिट किया। अब फिर से एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड को आया है, मतलब 1000 रुपये लॉस हो गया। पिछले महीने में जो प्रीपेड यानी हमारी एसेट थी वो इस महीने का खर्चा यानी एक्सपेंस हो गया। तो आई होप आपको प्रीपेड की एंट्री समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले अनपेड एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज की। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज के सीरीज का पार्ट 3 है।
इस वीडियो में जानेंगे कि अनपेड एक्सपेंसेस का मतलब और इसकी एंट्री टैली में कैसे होती है। कई बार आपने सुना होगा कि जब आप किसी पार्टी को जिस दिन, महीना या साल का पैसे देने का तय हुआ था पर किसी कारण से पैसे देने में डिले या थोड़ा टाइम लगा है, तो जिस तारीख को पैसे देने थे तो वहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और जिस तारीख को पैसे दिए वहाँ पर पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। अनपेड एक्सपेंसेस के एग्जांपल की बात करें तो शॉप का रेंट जो आपने नहीं दिया, किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी पर दी नहीं, किसी को मजदूरी या ब्याज नहीं दिया, मतलब जिस भी खर्चे को जिस समय देने का तय हुआ था पर दिया नहीं, उसे अनपेड कहते हैं। उसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जिस तारीख को पैसे देने थे पर नहीं दिए, उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 जून को पैसे देने थे तो डेबिट एक्सपेंसेस अमाउंट 1000 रुपये और क्रेडिट अनपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि अनपेड एक्सपेंसेस इस महीने की लायबिलिटी है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार सभी खर्चे या लॉसेस को डेबिट करेंगे और पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार इस एक्सपेंस का खर्चा इससे देंगे, मतलब गिवर को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे अनपेड एक्सपेंसेस का नेचर करंट लायबिलिटी है जो हमें अगले समय में देना पड़ेगा। अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कैपिटल 50,000 रुपये है और अनपेड एक्सपेंसेस 1000 रुपये जो हमारी चालू महीने की लायबिलिटी है। एसेट साइड को कैश 50,000 रुपये है और नेट लॉस 1000 रुपये। यहाँ पर पिछले वीडियो प्रीपेड एक्सपेंसेस में पहले एंट्री पेमेंट की थी तब वहाँ पर कैश कम हो गई थी, पर अनपेड एक्सपेंसेस में इसका ठीक उल्टा हो गया। यहाँ पर कैश तो कम नहीं हुई पर हमारा लॉस जरूर हो गया, जबकि उस वीडियो में दूसरी एंट्री करती कैश कम हो गई और हमारा लॉस हो गया था। तो आप मान लो 1 महीने बाद आपने उस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तब उस महीने की एंट्री की बात करें तो जिस तारीख को पैसे दिए उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 जुलाई को पैसे दे दिए तो डेबिट अनपेड एक्सपेंसेस अमाउंट 1000 रुपये और क्रेडिट कैश या बैंक, क्योंकि हमने वो खर्चा दिया नहीं था पर आप दे दिया, मतलब पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार रिसीवर को डेबिट और कैश या बैंक जिससे हम पैसे दे रहे हैं उसे रियल अकाउंट के रूल के अनुसार क्रेडिट करेंगे। अब फिर से एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड को आया, मतलब 1000 रुपये लॉस हो गया और हमारी 1 जून को जो लायबिलिटी थी वो हमने 1 जुलाई को नील किया, इसके कारण अनपेड एक्सपेंसेस नील हो गया। पिछले महीने में अनपेड यानी जो लायबिलिटी थी वो इस महीने का खर्चा यानी एक्सपेंस हो गया। तो आई होप आपको अनपेड एक्सपेंसेस की एंट्री समझ आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले प्री रिसीव्ड इनकम की जर्नल एंट्री की। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज के सीरीज का पार्ट 4 है। इस वीडियो में जानेंगे कि प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब और इसकी एंट्री टैली में कैसी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि जब आप किसी पार्टी को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तब वो पार्टी अगर अगले प्रोडक्ट के लिए एडवांस के तौर पर पैसे देती है और जब तक वो पैसे नील नहीं हो जाते तब तक वो प्रोडक्ट उस पार्टी को सप्लाई करोगे, मतलब आपके पास एडवांस में या कोई पार्टी लॉन्ग टर्म के पैसे अभी देती है, उसे प्री रिसीव्ड इनकम कहते हैं। इसका नेचर लायबिलिटी का है, क्योंकि आपको तो पैसे मिले पर जब तक वो पैसे नील नहीं हो जाते तब तक वो पैसे आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेंगे। प्री रिसीव्ड इनकम के एग्जांपल की बात करें तो शॉप का रेंट एडवांस में मिला, किसी से एडवांस में सैलरी मिली, किसी से कमीशन या ब्याज एडवांस में मिला, किसी कस्टमर से गुड्स जो हम देने वाले हैं उस गुड्स के एडवांस में पैसे मिले। उसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जिस तारीख को पैसे मिले उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 अगस्त को पैसे मिले तो डेबिट कैश या बैंक, मतलब जिस भी मीडियम से पैसे मिले और अमाउंट 1000 रुपये। क्रेडिट प्री रिसीव्ड इनकम, क्योंकि प्री रिसीव्ड इनकम का नीचे करंट लायबिलिटी का है तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार गिवर को क्रेडिट और रियल अकाउंट के रूल के अनुसार कैश या बैंक में पैसे आ रहे हैं तो उसे डेबिट करेंगे। अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कैपिटल 50,000 रुपये है और प्री रिसीव्ड इनकम 1000 रुपये जो हमारी चालू महीने की लायबिलिटी है। एसेट साइड को कैश 51,000 रुपये, क्योंकि हमारे पास पहले से 50,000 रुपये थे, पर जब हम प्री रिसीव्ड इनकम की एंट्री करते हैं तब कैश 1000 रुपये बढ़कर 51,000 हो गई। तो मान लो 1 महीने बाद उस पार्टी को गुड्स बेच दिए या पार्टी ने एडवांस के तौर पर जो हमारे पास पैसे रखे थे वो टाइम आने के बाद नील हो गए, या फिर आपके पास उस गुड्स का स्टॉक कम था तो आपने 500 रुपये की ही गुड्स बेच दिए। ये सारे केसेस में हमारी लायबिलिटी यानी प्री रिसीव्ड इनकम कम होगी और जो एक्चुअल इनकम है वो बढ़ेगी। जिस तारीख को पैसे मिलने थे या एडवांस के बदले गुड्स बेच दिए उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 सितंबर तो डेबिट प्री रिसीव्ड इनकम अमाउंट 1000 रुपये और क्रेडिट इनकम, क्योंकि अभी तक वो इनकम हमें मिली नहीं थी तभी वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड थी, तो लायबिलिटी कम करने के लिए उसे पर्सनल अकाउंट के रूल अनुसार डेबिट किया और जो एक्चुअल इनकम वाला अकाउंट है उसे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार क्रेडिट किया। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड आया, मतलब 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया और 1 अगस्त को जो लायबिलिटी यानी प्री रिसीव्ड इनकम थी वो 1 सितंबर को नील हो गई। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो पर्टिकुलर गुड्स जो पार्टी एडवांस पैसे देकर खरीद रही थी तब उन गुड्स का स्टॉक उनकी रिक्वायरमेंट से कम या आधा था और वो प्रोडक्ट उन पार्टी को दे दिए, तब उस एंट्री में अमाउंट चेंज होगी
मान लो 500 रुपए की ही गुड्स या सर्विस आपने बेच दिए, पर एडवांस तो 1000 रुपए था, तो अमाउंट में 500 रुपए टाइप और एंटर और कंट्रोल प्लस है। आप फिर से एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट 500 ही है और करंट लायबिलिटी 500 है। जब तक ये नील नहीं हो जाती तब तक ये लायबिलिटी साइड ही दिखेगी। पिछले महीने में जो हमारी प्री रिसीव्ड यानी लायबिलिटी थी वो इस महीने की कमाई यानी इनकम हो गई। तो आई होप आपको प्री रिसीव्ड इनकम की एंट्री समझ आई हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम की जर्नल एंट्री की। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज की सीरीज का पार्ट 5 है। इस वीडियो में जानेंगे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब और इसकी एंट्री टैली में कैसे होती है। आपने कई बार सुना होगा कि जब आप किसी पार्टी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तब वो पार्टी अगर उस प्रोडक्ट के पैसे नहीं देती या पैसे आने में टाइम लग रहा है और जब तक वो पैसे नहीं आते तब तक आप उस पार्टी को प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करोगे। मतलब आपने तो पैसे गेन कर लिए पर मिले नहीं, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कहते हैं। इसका नेचर एसेट का है क्योंकि आपको तो पैसे नहीं मिले पर फ्यूचर में मिलेंगे, तब तक वो पैसे आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड ही दिखेंगे। ठीक जैसे हम किसी प्रोडक्ट को उधारी पर बेचते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के एग्जांपल की बात करें तो शॉप का रेंट अभी तक नहीं मिला, किसी से सैलरी अभी तक नहीं मिली, किसी से कमीशन या ब्याज जिस टाइम मिलना था पर मिला नहीं, किसी कस्टमर को गुड्स जो हम उधारी पर दिए हैं और जिस तारीख को पैसे मिलने थे पर मिले नहीं। उसकी एंट्री की बात करें तो जिस तारीख को पैसे मिलने थे पर मिले नहीं, उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 नवंबर को पैसे मिले थे तो डेबिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम अमाउंट 1000 रुपये और क्रेडिट इनकम रिसीव्ड। क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का नेचर करंट एसेट का है तो रियल अकाउंट के रूल के अनुसार ये पैसे इससे मिलेंगे, मतलब जिससे पैसे आ रहे हैं उसे डेबिट और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार इनकम को क्रेडिट करेंगे। अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कैपिटल 50,000 रुपये है और नेट प्रॉफिट 1000 रुपये। एसेट साइड को कैश 50,000 रुपये है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 1000 रुपये जो हमारी चालू महीने की एसेट है। ये पैसे अभी तक हमें नहीं मिले पर फिर भी हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में प्रॉफिट साइड ही इसका इम्पैक्ट हुआ है। मतलब आपने पैसे तो गेन कर लिए पर मिले नहीं। तो आप मान लो 1 महीने बाद वो पार्टी आपको पैसे देती है या आपने उस पार्टी से ब्याज समेत पैसे लिए या वो पार्टी आधे आधे करके पैसे दे रही है। ये सारे केसेस में एसेट यानी इनकम बढ़ेगी। जिस टाइप को पैसे मिले उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 दिसंबर तो क्रेडिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम अमाउंट 1000 रुपये और डेबिट कैश या बैंक। क्योंकि अभी तक वो इनकम हमें मिली नहीं थी तभी वो बैलेंस शीट के एसेट साइड ही थी, तो एसेट कम करने के लिए उसे रियल अकाउंट के रूल के अनुसार क्रेडिट किया और कैश या बैंक में पैसे आ रहे हैं तो उसे डेबिट किया। अब फिर से एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट साइड ही है और एसेट साइड को अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम नील होकर हमारी कैश बढ़ गई। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो पार्टी अगर आपको आधे आधे पैसे दे तो वहाँ पर मान लो 500 रुपये 1 दिसंबर को दिए और 500 रुपये 31 दिसंबर को, तो बस 1 दिसंबर वाली एंट्री को अमाउंट 500 रुपये और कंट्रोल प्लस है इसके प्रेस करते हुए बैलेंस शीट में आकर अब हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 500 रुपये है। मान लो 31 दिसंबर को उस पार्टी ने पैसे दे दिए, तब बस उस लेजर में आकर ये एंट्री दोबारा करने के लिए Alt+2 टाइप तारीख 31 दिसंबर और आप चाहो तो नरेशन भी टाइप कर सकते हो। बाकी कंट्रोल पे से टाइप करते हुए बैलेंस शीट में आकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम नील हो गई। तो पिछले महीने में जो हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट थी वो इस महीने की कमाई यानी इनकम हो गई। तो आई होप आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम की एंट्री समझ आई हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले डिप्रिसिएशन के बारे में। आखिर ये होता क्या है और ये फिक्स्ड एसेट पे क्यों लगता है, ये सब जानने से पहले फिक्स्ड एसेट आखिर होता क्या है उसकी बात करें तो ऐसे इक्विपमेंट्स जिसके जरिए आप अपनी कंपनी में काम कर सकते हो, यानी बिलिंग के लिए कंप्यूटर, बिल का प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर, एलईडी फैन, फर्नीचर एक्सेट्रा। मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हो जिसके कारण आप काम कर सकते हो, उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। बात करते हैं डिप्रिसिएशन के बारे में। इसे एक एग्जांपल के जरिए बता दूं तो जब आप कोई फ़ोन मान लो 30,000 का खरीदते हो, उसके ठीक 2-3 महीने बाद बेचते हो, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो और कुछ टाइम यूज़ करने के बाद उसे बेचते हो तो वो सेकेंड हैंड बोल के उसकी प्राइस कम की जाती है। मतलब आपने खरीदा हुआ फ़ोन 25,000 या 20,000 में बिकेगा। अब ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। इसे एक सेंटेंस में बोलूँ तो डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डिप्रिसिएशन। इसका नेचर एक्सपेंस का है क्योंकि आप कोई फ़ोन लेते हो और कई दिन बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके कारण डिप्रिसिएशन को अप्रत्यक्ष खर्चा यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोला जाता है। बात करते हैं इसकी एंट्री की। मान लो 25,000 का मोबाइल आपने लिया, उसकी एंट्री सिंपल, जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट मोबाइल अमाउंट 25,000 रुपये और जिससे पैसे दे रहे हैं उसे क्रेडिट कैश या बैंक।
मान लो 3 महीने बाद आपने वो मोबाइल 20,000 को बेच दिया, तो उस पे कुछ परसेंटेज के अनुसार मोबाइल पे 40% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर उस मोबाइल का यूसेज 6 महीने या उससे कम का हो तो डिप्रिसिएशन का 50% यानी 20% ही चार्ज होगा, और अगर उसका यूसेज 6 महीने से ज़्यादा हो तो डिप्रिसिएशन का 100% यानी 40% लगेगा। अब यहाँ पे आपने मोबाइल खरीदा था 25,000 का और 6 महीने के पहले ही बेच दिया, मतलब -20%, यानी मोबाइल की बुक वैल्यू 20,000 हो जाएगी और आपने उसी प्राइस पे बेचा, मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। उसकी एंट्री की बात करें तो डेबिट, कैश या बैंक, मतलब जिस भी मीडियम से पैसे आ रहे हैं, अमाउंट 20,000 रुपये। फिर से डेबिट डिप्रिसिएशन, अगर कैलकुलेटर में देखें तो 25,000 का 20% यानी अमाउंट 5,000 रुपये, और हमारी एसेट कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलती है अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले बैड डेट के बारे में। आखिर इसका मतलब क्या है और इसकी एंट्री टैली में कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैड डेट आखिर होता क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब देखें तो बैड का मतलब खराब और डेट का मतलब कर्जा, पर इसे ये ना बोल के डूबत ऋण या फिर डूबत कर्जा भी बोला जाता है। जब कोई कंपनी या किसी इंडिविजुअल से आपके पैसे आने हैं पर कुछ कारण से वो पैसे नहीं दे रहा है, या फिर वो कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होने के कारण वो पैसे नहीं लौटा सकती, तो उसे ही बैड डेट कहते हैं। उसके एंट्री की बात करें तो डेमो के लिए XYZ कंपनी से कुछ प्रोडक्ट 1 मई को खरीदे, जिसकी परचेज की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट उधार पर दिए। मान लो ABC कंपनी ने 2 मई को उधार पर कुछ प्रोडक्ट लिए, तब उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। बाद में 1 या फिर 2 महीने बाद आपको पता चले कि वो आदमी आपके पैसे नहीं चुका सकता या फिर वो पार्टी दिवालिया हो गई, तब उसकी एंट्री की बात करें तो यहाँ पर ABC कंपनी से पैसे आ रहे थे पर दिवालिया होने के कारण वो पैसे नहीं दे सकती, तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। बस उस लेजर में Alt+A टाइप करके जर्नल वाउचर के लिए F7 डेट, मान लो ABC कंपनी ने बोला था कि अगले महीने की 1 तारीख या फिर 2 तारीख को पैसे मिल जाएंगे, पर वो पार्टी दिवाली होने के कारण मिले नहीं, तो तारीख 1/6 और एंटर। डेबिट करेंगे बैड डेट को। इसका नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है, डेबिट अमाउंट हमें पता नहीं है तो बस 1 टाइप करके क्रेडिट वो पार्टी करेंगे और एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस में उस सेल के बिल के अगेंस्ट लेंगे, एंटर और एंटर। अब बैकस्पेस लेकर बैड डेट के डेबिट अमाउंट में सेम वैल्यू टाइप करेंगे। जैसे कि क्रेडिट अमाउंट 50,000 है तो वो टाइप करके एंटर और Ctrl+A। अब वो एंट्री देखने के लिए चेंज पीरियड में आकर स्पेस बार और एंटर, और एक बार स्पेस बार और एंटर। अब आप नीचे की साइड देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस नील हो गई है। अब एक बार बैक आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बैड डेट 50,000 रुपये दिखा रहा है, और बैलेंस शीट में आकर डेटर्स की अमाउंट भी नील हो गई है। उसमें आकर F12 प्रेस करके शॉर्ट ट्रांजेक्शन पे Y टाइप करके Ctrl+A। अब आपको वो सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे जो नील हो चुके हैं। अब मान लो आपको वो पार्टी मिली और आपने उस पार्टी से पैसे वसूल किए, या वो पार्टी को रिक्वेस्ट करके उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसे देने का वादा किया और कुछ अमाउंट आपको दे दिया, तब उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। डेट मान लो 1 अगस्त को पैसे मिले तो खर्चा कम करने के लिए बैड डेट को क्रेडिट। उसने मान लो 30,000 रुपये कैश दिए तो डेबिट कैश। अब आप चाहे तो नरेशन भी टाइप कर सकते हो कि ये पैसे इस कंपनी से आए थे, या फिर आप बैड डेट का सेपरेट लेजर भी बना सकते हो, जैसे कि बैड डेट ऑफ ABC कंपनी, ताकि आपको पता चले कि इस कंपनी से पैसे मिले। बाकी Ctrl+A टाइप। अब बैक आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो कि बैड डेट की अमाउंट कम हो गई है। जो पहले 50,000 रुपये थी, पर 30,000 मिलने के बाद बैड डेट की अमाउंट 20,000 रुपये बाकी है, ऐसे शो हो रहा है। और मान लो उस पार्टी ने 1 सितंबर को 20,000 रुपये दे दिए, तो बस लेजर में आकर Alt+A टाइप करके डेट 1 सितंबर और क्रेडिट बैड डेट अमाउंट 20,000 रुपये और डेबिट कैश या बैंक। यहाँ पर फिर से नरेशन टाइप कर सकते हो कि इस पार्टी से पैसे आ गए और सेव, और फिर से एक बार बैक आकर बैलेंस शीट में हमारी कैश बढ़ गई, जो पहले 50,000 रुपये थी और बाद में 30,000 और 20,000 आने के बाद हमारी कैश 1 लाख रुपये हो गई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिलिंग राउंड ऑफ के बारे में। आखिर इसका मतलब क्या होता है और इसकी एंट्री टैली में कैसे होती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक PDF फाइल तैयार की है। इसमें कुछ परचेस और सेल के बिल है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये बिल की एंट्रीज पहले से ही टैली में की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि XYZ कंपनी से 10 मोबाइल खरीदे, जिसकी कीमत 12,999 पर पीस है, और मोबाइल के बैक कवर जो 10 पीस और पर पीस 35.50 रुपये कीमत है, और साथ ही में GST अमाउंट भी दी गई है। इस बिल की टैली में परचेस की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। XYZ कंपनी को गुड्स के बदले पैसे देंगे तो उसका ग्रुप क्रेडिटर्स
और परचेज के लेजर की आपको एक बार सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर अंडर में परचेस अकाउंट और सब डिफॉल्ट रखकर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और स्टॉक की सेटिंग भी दिखाता हूँ। यहाँ पर जीएसटी रेट में स्पेसिफाई रखकर टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल रखना है और एज पर बिल जीएसटी रेट 28% है और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखकर सेव। यहाँ पर क्वांटिटी 10 है और रेट 12,999 एंटर करते हुए अब टैली के रिलीज 3.0 में ये विंडो आपको शो होगी। यहाँ पर दोनों जगह पर एज पर मास्टर/कंपनी रखना है और बाकी इनपुट जीएसटी के लेजर में ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस सीजीएसटी होगी तो टैक्स टाइप सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा तो यहाँ पर एसजीएसटी। बाकी राउंड ऑफ में ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले सकते हो और सेल में भी एंट्री सेम इसी तरीके से होगी। बिल में पार्टी का नाम जो कि डेटर है, हम इसे गुड्स बेचकर पैसे लेंगे तो ग्रुप डेटर्स रखकर बाकी क्वांटिटी और रेट एज पर बिल रखकर और आउटपुट जीएसटी में सीजीएसटी होगा तो टैक्स टाइप सीजीएसटी रखना है और एसजीएसटी होगा तो यहाँ पर एसजीएसटी रखना है। अब पीडीएफ में कुछ पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री दी गई है। इसमें आप देख सकते हो कि किस बिल के अगेंस्ट ये पैसे आए हैं। पार्टी का नाम जो कि कंज्यूमर है ना कि कंपनी, उसने 47,200 रुपए के बिल के बदले 47,199 रुपए दिए तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। डेट मान लो 2 मई और सीआर पार्टी अकाउंट और पैसे किस बिल के बदले दे रहे हैं तो उस बिल का नंबर 1 था और एंटर अमाउंट पूरी ना टाइप करके 47,199 रुपए और एंटर करते हुए पैसे वो कैश दे रहा है तो डेबिट कैश अकाउंट और कंट्रोल पे से फिर से दूसरी एंट्री भी इसी तरीके से होगी। अब बैलेंस शीट में करंट एसेट और डेटर्स में देखोगे तो इन कस्टमर ने पैसे दे तो दिए हैं पर कुछ अमाउंट दिए नहीं, इसके कारण ये डेटर्स की लिस्ट में दिख रहा है और कई बार ऐसा भी होता है कि इनसे ये पैसे मांग भी नहीं सकते तो इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। डेट हम पिछले बिल के ही देते हैं जो कि 2 मई को इन्होंने पैसे दिए थे। एंटर। डेबिट में एक लेजर क्रिएट करेंगे जो कि बिलिंग राउंड ऑफ के नाम से है। अंडर ये हमारा एक तरीके से खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेकर बाकी जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हो और कंट्रोल पे से टाइप करके इस लेजर को सेव कर लेते हैं। अब अमाउंट पता नहीं तो 0.1 टाइप क्रेडिट उस पार्टी को करेंगे। यहाँ पर मोहित देसाई पे एंटर। आगे इस बिल का नंबर 2 है। डेबिट अमाउंट भी सेम टाइप कर लेते हैं और कंट्रोल पे से फिर से हम दूसरा लेजर लेते हैं तो Alt+A टाइप डेट सेम ही रखकर डेबिट बिलिंग राउंड ऑफ अमाउंट 0.1 और क्रेडिट वो पार्टी करेंगे। यहाँ पर आगे रेफरेंस से एंटर करते हुए और डेबिट अमाउंट भी सेम डालकर कंट्रोल पे से अब बैलेंस शीट में आकर करंट एसेट्स और डेटर्स की लिस्ट में आप देख सकते हो कि उस पार्टी या फिर कस्टमर का नाम डेटर लिस्ट से हट चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।